हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। जो सीरीज़ हमारी चल रही है सी की, जिसमें हम लोगों ने वाई सी पे डिस्कशन किया था। लास्ट लेक्चर हमारा व्हाट इज सी पे था। सी की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात की थी। सी क्यों पढ़ना है, सी क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। लेकिन याद है फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, WWH, है ना, वाई, सेकेंड इज व्हाट, और अब फाइनली हम आते हैं हाउ टू लर्न इट। इसको कैसे सीखा जाएगा, कैसे हम सी लैंग्वेज को सीखेंगे, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो वाई सी आपको समझ में आया, सी क्यों पढ़ना है, इसके रीजंस क्या हैं, इंडस्ट्री में ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, व्हाट इज सी, हिस्ट्री ऑफ सी, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू लर्न इट। और यार देखो बेटा, मैं अगर आपको सीधे बता रहा हूँ, यदि मैं आपको पहले ही दिन सीधे पढ़ाना शुरू कर देता तो शायद हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू के हैं वो कवर करना मतलब कवर नहीं करते, राइट। और इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है वाई, व्हाट, और अब हाउ को शुरू करने से पहले आई होप आपको पता है आपको क्या काम करना है। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकॉन को क्लिक करिए सो दैट वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। करो यार, ठीक है। तो वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और फिर शुरू करते हैं हाउ से, कि हाउ टू लर्न सी, कैसे सी को सीखा जाएगा। अब हमें क्या लगता है सी को सीखने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लगता है आपको, क्या थॉट बोलता है आपका कि सी को सीखने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चे बोलते हैं सर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लगते हैं तो बोलते हैं सर हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग आंसर मुझे मिलते हैं, हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा। ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको अपने कंप्यूटर को रेडी करना पड़ेगा सी की प्रोग्रामिंग के लिए। मैं प्रोग्राम लिखवा भी दूंगा, मैं प्रोग्राम बना भी दूंगा, मैं प्रोग्राम सिखा भी दूंगा, लेकिन उसको रन करके कैसे देखोगे, अनटिल एंड अनलेस आपके पास सी का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको सी को इंस्टॉल करना है। लेकिन ठीक है, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ये है अगर मुझे सी को इंस्टॉल करना है अपनी मशीन पे तो मेरी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, मशीन किस तरीके से सी को इंस्टॉल करेगी, कौन सा सी हम इंस्टॉल करें, बिकॉज सी के भी मल्टीपल एडिटर्स अवेलेबल है, सी के भी मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं। टर्बो C++ है जो डॉस बेस है, VS कोड है ना, देयर आर मल्टीपल एडिटर्स आर अवेलेबल। तो इनमें कौन से एडिटर पे हम काम करेंगे, नो डाउट ये सी की हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन सी का इंस्टॉलेशन, अरे बिल्कुल बच्चों जैसा काम है, बहुत चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बिगिनिंग लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज है ना, बहुत ईजी है। तो सी का इंस्टॉलेशन भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े ईजी वे में प्रैक्टिकली देखेंगे अपने सिस्टम पे सी को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। कौन सा वर्जन सी का हम इंस्टॉल करेंगे, इसका एक पूरा अलग से वीडियो में बनाने वाला हूं, इंस्टॉलेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी थ्योरी लेक्चर में तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा ना कि हमने सी को इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बोर्ड पे कैसे बताऊंगा। इंस्टॉलेशन के लिए तो मुझे आपको सिस्टम पे ही बताना पड़ेगा। तो हम इंस्टॉलेशन जब सी की प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ जितने प्रोग्राम मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको, वो सारे प्रोग्राम हम सिस्टम पे रन करके भी देखेंगे। तो उस समय हम जब प्रोग्रामिंग वाले लेक्चर में आएंगे, प्रैक्टिकल वाले सेशन में आएंगे, डे 1 पे हम बात करेंगे सी के इंस्टॉलेशन के बारे में, है ना, कि सी का कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, सी के अलग अलग वर्जन्स क्या हैं। लेकिन ठीक है, सॉफ्टवेयर कोई भी आप सी का इंस्टॉल करें है तो वो सी ना, तो प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट तो हमारी वही होगी। तो यहां पर अब हम समझते हैं यदि मुझे सी में प्रोग्रामिंग करना है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है ना, कोई भी VS कोड ले लिया है, टर्बो सी ले लिया है, नोटपैड++ ले लिया है, सब वैलिड है सी के लिए, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन अब हम ये समझते हैं कैसे सी का प्रोग्राम हम लिखेंगे, क्या होगा प्रोग्राम लिखेंगे तो किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। और आप एक चीज समझना, एक बार अगर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को सी में समझ लिया तो बाकी लैंग्वेजेस में भी यही फॉलो होता है, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, व्हाटएवर, राइट। तो जब हम सी में प्रोग्राम शुरू करते हैं तो आप देखो सबसे पहली स्टेप पे मुझे क्या करना है और कैसे सी के प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे। जैसे ही मान लो आपने सी को इंस्टॉल कर लिया, अब आप कहाँ जाके सी का प्रोग्राम लिखोगे, तो अब वैसी बात है, बच्चे बोलते हैं सर हम सी के सॉफ्टवेयर में जाएंगे। तो सबसे पहली बात आप समझना, सी की प्रोग्रामिंग करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे, है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं एडिटर ऑफ सी।
है ना, ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सी ही है, लेकिन वो कहलाता है एडिटर, इट इज कॉल्ड एडिटर ऑफ सी। तो सी का प्रोग्राम हम जहां लिखेंगे वो क्या कहलाता है, सी का एडिटर। ठीक, तो एडिटर पे जाके हम सी का कोड लिखेंगे। और आप समझना, एज अ प्रोग्रामर जब आप सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए कोड लिखोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रोग्राम की डेफिनेशन याद है ना, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन है वो प्रोग्राम कहलाता है, राइट। तो जब आप सी का प्रोग्राम लिखने के लिए सी का एडिटर ओपन करोगे और यहां जो आप कोड लिखोगे उस कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। मतलब सी का प्रोग्राम लिखने के लिए जब हम सी का कोड लिखते हैं या किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए एज अ डेवलपर जो कोड हम लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड, राइट। तो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए भी हम सोर्स कोड लिखेंगे, लेकिन कहां, सी के एडिटर में। ठीक, वो सी का एडिटर क्या होगा, जस्ट वेट, प्रोग्राम आने से पहले अपन सब रेडी कर लेंगे। ओके, तो ये सी का जो सोर्स कोड है ये आपने लिखा, लेकिन जब इस सी के सोर्स कोड को आप लिखोगे तो आपको इस प्रोग्राम को सेव करना है, यू नीड टू सेव दिस प्रोग्राम। तो जब हम इसको सेव करेंगे, तो जैसे मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट, लेकिन फिर इसका एक्सटेंशन क्या लेना है हमें, .c। मतलब प्रोग्राम .c से भी सेव हो सकता है और .cpp से भी सेव हो सकता है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो जब आप सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, सोर्स कोड लिखना है। ये सोर्स कोड को लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन मे बी .c और मे बी .cpp, इन दोनों में डिफरेंस अभी हम समझते हैं कि .c और .cpp क्या एक्सटेंशन समझते हैं आप, यू नो व्हाट इज एक्सटेंशन। ठीक है, जो समझते हैं वेरी गुड, लेकिन जो नहीं समझते मैं आपको बताता हूं एक्सटेंशन क्या होता है। जब आप कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, चाहे वो वर्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, चाहे आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप सी में काम कर रहे हैं, चाहे आप जावा में काम कर रहे हैं, जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं कंप्यूटर में तो उस नाम के साथ कुछ वर्ड जुड़े होते हैं डॉट के बाद, ये कहलाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये बताता है कि ये कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। जैसे हमने पढ़ा है ना .docx, ये किसका एक्सटेंशन है, बिल्कुल सही, वर्ड का। .xls, एक्सेल का। .ppt, पावर पॉइंट। .jpg, इमेज फाइल। तो ऐसी हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। वैसे ही सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .c, C++ का .cpp, जावा का .java, पाइथन का .py। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज है। कोई भी फाइल जब बनती है कंप्यूटर में तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक, ताकि उससे यह पता चल सके ये कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो सी की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .c। तो सबसे पहली स्टेप में हमने क्या किया, सी का सोर्स कोड लिखा। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में आपने सोर्स कोड लिखा। अब इस सोर्स कोड समझ रहे ना, क्या वो कोड जो प्रोग्रामर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लिखता है यह कहलाता है सोर्स कोड। तो जब आपने सोर्स कोड लिखा तो ये सोर्स कोड तो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ना, इंग्लिश, क्योंकि सी में कोडिंग जो होगी, प्रोग्रामिंग जो होगी वो इंग्लिश में हम लिखेंगे, सी की कमांड हम इंग्लिश में लिखेंगे, राइट। तो आपने पूरी कमांड लिखी, सारा सोर्स कोड लिख दिया, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन कोड में। तो अब याद है आपको, हमने पढ़ा है, एक मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था ट्रांसलेटर के बारे में। तो दो ट्रांसलेटर हैं जो आज इंडस्ट्री लैंग्वेजेस यूज करती हैं, मतलब लैंग्वेजेस यूज करती हैं, एक तो कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटेटर। अभी हम दोनों में डिफरेंस भी समझते हैं, ठीक है। एक ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर और एक ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटेटर। ठीक है, वन इज कंपाइलर एंड सेकेंड इज इंटरप्रेटेटर। दोनों में डिफरेंस अभी हम बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है सी किस ट्रांसलेटर को यूज करती है, सी किस ट्रांसलेटर को यूज करेगा। सी यूज करता है कंपाइलर। मतलब सी का सोर्स कोड को जब हमें ट्रांसलेट करना है तो यहां पर हम ये सोर्स कोड किसको दे देंगे, कंपाइलर को। ठीक है, ये सोर्स कोड हम दे देंगे किसको, कंपाइलर को। ठीक, तो पहली स्टेप में आपने क्या किया, सोर्स कोड लिखा। जैसे ही हम सी का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे कोडिंग करने के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सोर्स कोड। ये सोर्स कोड हम किसको दे देंगे, कंपाइलर को। जब ये सोर्स कंपाइलर को, क्यों, क्योंकि सी के कोड को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर सी से जुड़ा हुआ है वो कंपाइलर है। ओके, तो ये सी का सोर्स कोड आपने किसको दे दिया, कंपाइलर को। जब ये सोर्स कोड आप कंपाइलर को दोगे तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में।
कंपाइलर कन्वर्ट दिस सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, और जब ये सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो एक फाइल जस्ट इसके बाद ऑटोमेटिक बनेगी जिसका नाम तो फर्स्ट होगा लेकिन एक्सटेंशन होगा .obj, एक्सटेंशन होगा .obj, ठीक है। .obj मतलब ऑब्जेक्ट फाइल, दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फाइल। ये वो फाइल है जो आपके सोर्स का मशीन कोड कंटेंट करके रखती है, राइट। तो आप समझना भी, एट द एंड आपको समझ में आएगा कि सबके लिए एक एक फाइल बन रही है, ठीक है। चलो इस पे अपन अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। एक बार पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। तो ये समझ में आया आपको कि जहां हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं वो सी का एडिटर कहलाता है। तो सी का एडिटर हम VS कोड देखेंगे, वहां भी वो भी एडिटर ऑफ सी है, टर्बो C++ है, नोटपैड प्लस है, इनमें से किसी को भी यूज करके आप सी का सोर्स कोड लिखेंगे। जब आप सोर्स कोड लिखोगे तो फाइल के नाम के साथ हमें एक्सटेंशन देना है। तो हमने फाइल का एक्सटेंशन क्या रखा है यहाँ पे .c। सोर्स कोड को हमने क्या किया, कंपाइल। जब ये सोर्स कोड कंपाइल हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, मशीन कोड में, क्योंकि अब आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सिस्टम आपकी लैंग्वेज नहीं जानता है। अगली स्टेप में इस मशीन कोड को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे रन, और जब ये हम रन करेंगे तब आएगा हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। ये आएगा हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। आपने सोर्स कोड लिखा, कंपाइल किया, मशीन कोड कन्वर्ट हुआ, मशीन कोड को आपने रन किया, ये आया हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। और जब एक सी का प्रोग्राम अपना आउटपुट शो करता है तो ये आउटपुट भी किसी न किसी फाइल में स्टोर होता है, और ये आउटपुट जिस फाइल में स्टोर होता है नाम उसका भी फर्स्ट है लेकिन एक्सटेंशन होगा .exe, ठीक है। इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .exe, नाम होगा फर्स्ट लेकिन एक्सटेंशन .exe। तो आप देखो यहां पे समझना ध्यान से, पहली फाइल जिसमें सोर्स कोड है ये .c एक्सटेंशन, दूसरी फाइल जिसमें मशीन कोड है ये .obj एक्सटेंशन, और जिस फाइल में आपके आउटपुट है वो है .exe, मतलब आउटपुट जिस फाइल में है। तो अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब एक सी का प्रोग्राम इनपुट से आउटपुट तक पहुंचता है तो टोटल कितनी नंबर ऑफ फाइल बनाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएट व्हेन अ प्रोग्राम ऑफ सी ट्रैवल फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, कि जब एक सी का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचेगा तो वो कितनी फाइल बनाता है। तो क्वेश्चन समझ में आया, तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। कितनी फाइल बनाता है, 3। फर्स्ट इट क्रिएट्स .c, सेकंड ये फाइल बनती है .obj, और थर्ड फाइल बनती है .exe। .c, अब देखो किसके काम की कौन सी फाइल है, .c में क्या है, सोर्स कोड। सोर्स कोड किसकी समझ में आएगा, जो सी को जानता है, आप और हम, प्रोग्रामर, डेवलपर, उनके लिए है सोर्स कोड, ठीक है। लेकिन मशीन कोड किसके लिए, सिस्टम के लिए। तो सिस्टम जिस लैंग्वेज को जानता है वो मशीन कोड है, तो ये मशीन कोड कन्वर्जन हो गया। तीसरी फाइल है यूजर, कि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हो आप, यूजर के लिए। तो यूजर को किससे मतलब है, यूजर को केवल आउटपुट से मतलब है। तो अगर यूजर को आउटपुट से मतलब है तो ये उसके काम की फाइल कौन सी, exe। हमेशा ध्यान से समझना, आउटपुट फाइल हमेशा सी में कौन सी होती है, exe फाइल। exe का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल है, ये सोर्स कोड वाली फाइल है। तो जब भी क्लाइंट को कोई सॉफ्टवेयर दिया जाता है, मतलब जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे सी में, अब आपको ये क्लाइंट को हैंडओवर करना है, तो क्लाइंट को कौन सी फाइल दोगे आप, exe फाइल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो विंडोज के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम और आप कौन है, क्लाइंट है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए हम और आप क्लाइंट हैं। अगर हम क्लाइंट हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो आपको विंडोज के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए ना, लाइक नोटपैड आपके पास है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, पेन ब्रश है, कैलकुलेटर है। तो आपको पता है इन सब की exe, नोटपैड इसकी exe फाइल है, कैलकुलेटर इसकी exe फाइल है calc.exe के नाम से। तो आपके कंप्यूटर में भी ये सारे सॉफ्टवेयर किससे चल रहे हैं, exe से, एग्जीक्यूटेबल फाइल से। ये exe वो फाइल होती है जिसपे आप क्लिक करो और आपको आउटपुट मिल जाता है। क्योंकि बीइंग अ यूजर मुझे थोड़ी ना मतलब है कि वो किसका सोर्स कोड मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट है, मुझे तो आउटपुट से मतलब है। तो वैसे ही सी का भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फाइल कितनी बनती है, 3, ठीक है। एक जिसमें आपका सोर्स कोड होता है, दूसरा जिसमें मशीन कोड है, और तीसरा जिसमें आउटपुट फाइल है, exe फाइल, राइट। अब यहां पर आप समझना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, सी की डेफिनेशन। याद है मैंने आपको सी की डेफिनेशन जब दी थी तो उस डेफिनेशन में हमने एक लाइन की डेफिनेशन उस समय दी थी, सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन उस समय मैंने एक बात बोली थी
कि सी की डेफिनेशन में एक एक करके हम फ्लेवर ऐड करते जाएंगे। तो सी की डेफिनेशन में एक फ्लेवर और ऐड होता है, CIDE लैंग्वेज है, CIDE है, ठीक है। अब IDE है मतलब क्या, CIDE है इसका मतलब क्या है, राइट। तो CIDE है, इसको समझने के पहले IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड, IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरव्यूअर अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू मीन बाय IDE, तो हम बोलते हैं CIDE है, पाइथन IDE है, ठीक है। जावा शुरुआत में जब आई थी, जब IDE नहीं थी, लेकिन जावा बाद में IDE हो गई है, ठीक है। विजुअल बेसिक IDE है, तो कैसे किसी HTML IDE नहीं है, ठीक है। तो कैसे किसी लैंग्वेज को बोला जाता है कि वो IDE है या नहीं है, तो IDE का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। चलिए तो इसको समझते हैं, IDE का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन IDE, ठीक। अब आप देखो इस पूरी प्रोसेस को अगर आप समझो, तो इस प्रोग्राम ने जब इनपुट से लेकर आउटपुट तक का सफर तय किया, तो इसमें कितने अलग अलग सॉफ्टवेयर ने अपना रोल प्ले किया है, ध्यान से समझना। सबसे पहला एडिटर, जहां पर आपने सी का सोर्स कोड लिखा है। दूसरा सॉफ्टवेयर है ये कंपाइलर, ठीक है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। मतलब कितने सॉफ्टवेयर रोल प्ले कर रहे हैं जब आप एक सी के प्रोग्राम को इनपुट से आउटपुट तक ले जा रहे हो। और बीच बीच में अपन थोड़े से इधर चीज़ों को डिटेल में भी लेके चलेंगे ना, जैसे अभी मैं आता हूं। सबसे पहले आपने लिखा सोर्स कोड, सोर्स कोड कहां लिखा आपने, एडिटर पे। सेकंड स्टेप कंपाइलर, कंपाइलर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कोड ट्रांसलेशन कर रहा है, ठीक है। और तीसरी स्टेप आपके प्रोग्राम का ये आउटपुट। तो सी के प्रोग्राम का आउटपुट हमें कहां मिलता है, सी के प्रोग्राम का आउटपुट कहां आएगा, तो सी के प्रोग्राम का आउटपुट हमें एक ब्लैक कलर की विंडो पे मिलता है ना। सी के प्रोग्राम का आउटपुट जब आप देखोगे ना, तो आपको कलर ब्लैक ही होगा, जरूरी नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं अपन। लेकिन सी के प्रोग्राम का आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन जिसमें आपको डेटा ऐसे टेक्सचुअल फॉर्मेट में मिलेगा, एंटर अ नंबर, हेलो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। या आपने अगर प्रिंट करा हेलो फ्रेंड समथिंग, मतलब इस तरीके से जो भी है ब्लैक कलर की स्क्रीन पे आपको ऐसे टेक्स्ट मिलेंगे। तो ये जो स्क्रीन होती है ना, इसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, कंसोल, दिस इज कॉल्ड कंसोल स्क्रीन। और इस पे ये जो आउटपुट आ रहा है टेक्सचुअल फॉर्मेट में आ रहा है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा सॉफ्टवेयर, पहले अपन IDE के बारे में बात करें, फिर सेकंड स्टेप में आएंगे। तो सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है। देखो आप, तीनों अलग अलग हैं। एडिटर का काम है केवल प्रोग्राम लिखना। एडिटर ये बोलेगा मेरा काम कब तक है, जब तक आप सी का प्रोग्राम एंड नहीं कर देते। सेकेंड स्टेप में ये जैसे ही एडिटर ने अपना काम खत्म किया, आपको नेक्स्ट किसको कॉल करना पड़ेगा, कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करेगा, आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, और भी बहुत सारे काम करेगा। अभी तो एक पूरा वीडियो अपन कंपाइलर पे बात करने वाले हैं, राइट। सोर्स कोड आपने कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने क्या किया, आपके सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया, किसमें ट्रांसलेट किया, मशीन कोड में, फिर इसको रन किया। जब ये रन हुआ तो आपको अपना आउटपुट आया, लेकिन आउटपुट भी कहां पर आया, एक तीसरी स्क्रीन, एंड दैट इज अ कंसोल स्क्रीन, ठीक। तो इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि एक सी के प्रोग्राम को इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचाने में 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं ना आप। इसके अलावा DLL फाइल है, उन सबकी तो मैं बातें नहीं कर रहा हूं, वो तो सब अभी अपन बाद में बात करेंगे, राइट। लेकिन ये 3 सॉफ्टवेयर तो हमें दिख रहे हैं ना, एक एडिटर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा ये कंसोल स्क्रीन। ये तीनों सॉफ्टवेयर में खास बात क्या है, आपने एक चीज देखी, आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले एडिटर ओपन करना है, फिर इसमें कोड लिखना है, फिर इसको बंद करके कंपाइलर ओपन करना है, फिर कंपाइलर को बोलना है ट्रांसलेट करो, फिर इसको बंद करके कंसोल स्क्रीन ओपन करना है, फिर कंसोल स्क्रीन में आप अपना आउटपुट देखोगे। ऐसा नहीं करना है। सी ने आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, सुनना ध्यान से, सी ने आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है जहां प्रोग्राम लिखने से लेके आउटपुट तक के सारे सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्टेड है।
समझ में ही बात। सी ने हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है जहां एडिटर से लेके कंसोल स्क्रीन तक सारे सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्टेड हैं, बस आपको इनको कॉल करना है एक दूसरे को। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके जुड़ के काम कर रहे हैं। इधर एडिटर के साथ कंपाइलर अटैच्ड है, कंपाइलर के साथ आउटपुट स्क्रीन अटैच है, सब आपस में कनेक्टेड है। और जब ये सारे सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट है तो इसका मतलब है ये आपस में कनेक्ट होके काम कर रहे हैं, एडिटर के साथ कंपाइलर, कंपाइलर के साथ कंसोल स्क्रीन। तो जब भी कोई लैंग्वेज एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जहां प्रोग्राम के सारे सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेट होके काम कर रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और सी ने आपको ऐसा इन्वायरमेंट दिया है। सी ने आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है जहां प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी कई लैंग्वेजेस हैं जहां ऐसा इन्वायरमेंट आपको शुरुआत में नहीं मिलेगा। जैसे आपने, ठीक है, कभी सुना हो HTML के बारे में, कभी आपने अपनी स्कूलिंग में कहीं पढ़ी है, तो आप देखना HTML शुरुआत में कैसे लिखी जाती है। HTML का कोड लिखते हैं नोटपैड में। HTML का कोड आप लिखोगे नोटपैड में, फिर नोटपैड में आप कोड लिखने के बाद इसको सेव करोगे .html से, फिर इसको मिनिमाइज करोगे या बंद करोगे, फिर आप ओपन करोगे ब्राउजर और फिर ब्राउजर में आउटपुट देखोगे। मतलब ये दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे जावा के साथ भी होगा। शुरुआत में जावा भी ऐसा इन्वायरमेंट लेके नहीं आई थी, ठीक है, लेकिन सी जिस समय से मार्केट में है, सी के जितने भी एडिटर आप देखोगे, चाहे वो कोड ब्लॉक हो, चाहे वो VS कोड हो, चाहे वो टर्बो सी हो, ठीक है, आप हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट देखोगे जहां प्रोग्राम को लिखने से लेकर आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक लैंग्वेज ऐसा एनवायरनमेंट देती है तो हम क्या बोलते हैं, इसने कौन सा एनवायरनमेंट दिया है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसीलिए सी को बोला जाता है सी इज एन IDE लैंग्वेज। गॉट माय पॉइंट? सी IDE क्यों है, यह समझ में आई बात आपको? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल सी IDE ही नहीं है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ऐसा एनवायरनमेंट आपको पाइथन में भी मिलेगा, VB में भी मिलेगा। मतलब फ्यूचर लैंग्वेजेस जब आप देखोगे, जावा भी अब IDE हो गई है। जावा ने भी ऐसे एडिटर्स दे दिए जहां सब कुछ एक साथ काम हो रहा है, नेटबीन्स, इक्लिप्स, देयर आर सो मेनी एडिटर। ये शुरुआत की बात हमने जावा की करी थी, राइट? तो IDE का मीनिंग समझ में आया आपको? अब यहां पे देखो, आप एक फ्लेवर ऐड किया हमने, सेकेंड फ्लेवर एक और ऐड करते हैं। मतलब अब क्या डेफिनेशन हो रही है अपनी? सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सी इज IDE टेक्नोलॉजी। सी इज एन IDE लैंग्वेज। ठीक, अब इसके बाद सी के फ्लेवर में एक और फ्लेवर ऐड होता है। आप देखो, जब भी आप किसी लैंग्वेज के आउटपुट को देखोगे ना, तो आपको आउटपुट दो तरीके से दिखेगा। मतलब देयर आर टू वेज जहां पर आप अपने सी के प्रोग्राम का आउटपुट या किसी भी लैंग्वेज का आउटपुट आप देखोगे। या तो आपको आउटपुट पूरा ग्राफिकल फॉर्म में मिलेगा। ग्राफिकल फॉर्म मतलब कलरफुल पेज हैं, इमेजेस आपको दिख रही हैं, टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, मतलब ग्राफिक्स दिख रहा है, पूरा तरह से ग्राफिकल विजुअलाइज सॉफ्ट आउटपुट आप देख पाओगे, राइट? तो ऐसे आउटपुट को, या ऐसी लैंग्वेज जो ऐसा आउटपुट देती है जहां पर विजुअलाइजेशन है, ग्राफिक्स है, इसको हम बोलते हैं GUI लैंग्वेज। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा IDE का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं तो एक लैंग्वेज आपको कैसा एनवायरनमेंट दे रही है? GUI, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर आपको आउटपुट इस तरीके से दिखेगा जैसे जो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, PHP, Node.js, React, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज आज मार्केट में, .NET, C#, ये सब आपको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे। मतलब जावा में आप बाकायदा ग्राफिकल एप्लीकेशन बना सकते हो, पाइथन में आप ग्राफिकल एप्लीकेशन बना सकते हो, HTML पे बना सकते हो, VB पे बना सकते हो, राइट? लेकिन अभी आपने देखा, जब मैंने सी के प्रोग्राम का आउटपुट आपको बताया, इसीलिए मैंने इस चीज को हटाया नहीं अभी। तो यहां पर आपको आउटपुट कैसा दिखेगा? मैंने क्या बोला था? एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है जिस पर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सी में शुरुआत में, बात की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो सी हम पढ़ रहे हैं, जो सी में आपको पढ़ा रहा हूं, वो बिल्कुल
स्टार्टिंग से हमने बिगिनिंग से शुरू करने की बात की है। तो अभी जो सी आप देखोगे तो आपको आउटपुट कैसा दिखेगा पता है? ब्लैक कलर की स्क्रीन, जिसको हमने कंसोल स्क्रीन नाम दिया है, और यहां पर जो आउटपुट आएगा कोई ग्राफिक्स नहीं, देयर इज नो ग्राफिक्स कि कोई इमेज में लेके आऊंगा अभी आपको कुछ कलरफुल पेज दिखाऊंगा, नो नो, सिंपल ब्लैक कलर की स्क्रीन और उस पर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो आउटपुट है इसको क्या बोला जाता है? CUI। CUI, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो दो तरीके का आउटपुट किसी भी टेक्नोलॉजी में आपको मिलेगा, या तो वो आउटपुट GUI बेस्ड होगा या वो आउटपुट CUI बेस्ड होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इनमें से सी कौन सी लैंग्वेज है? सी है CUI। बाद में ग्राफिक आएगा, विजुअल C++ या विजुअलाइजेशन होगा, वो बात की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सी कैसी लैंग्वेज बन के आई थी? CUI। इट्स अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब सी का आउटपुट आपको जब भी मिलेगा एक स्क्रीन रहेगी जिसको हम कंसोल स्क्रीन बोलेंगे। मैं ब्लैक कलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड कलर ब्लैक होता है, लेकिन गला मत पकड़ लेना मेरा, किसी और हमारा तो कलर व्हाइट आ रहा है, अरे कोई भी कलर हो सकता है बैकग्राउंड, ठीक है। कंसोल स्क्रीन और टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट सी इज अ CUI बेस्ड लैंग्वेज। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, है ना, कि सी का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है। सी का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जब पहुंचेगा तो कितने स्टेप से होकर निकलेगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंटली सी को IDE क्यों बोला गया, है ना, वाई सी इज कॉल्ड एन IDE लैंग्वेज। सी को IDE बोलने का रीजन क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने बात की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अभी तक अगर बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया है कर दो बॉस, शेयर करो। और अगर कोई डाउट है तो दिमाग में मत रखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपके पास अभी दिमाग में लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें दे दो बॉस, क्वेश्चन भेजो, वी आर रेडी। आपके क्वेश्चंस का इंतजार है हमें कि आप क्वेश्चंस पूछिए, डाउट आता है बिल्कुल बिंदास पूछिए, आंसर करने के लिए हम लोग रेडी हैं, ठीक। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा CUI GUI में क्या डिफरेंस है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI, व्हाट डू मीन बाय IDE, ठीक है। लेकिन अब अगर हम समझे जरा, 2 मिनट, है ना, अब अगर हम समझे तो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने भी आपको बताई, है ना, पूरी प्रोसेस हमने क्या देखी। इन द फर्स्ट स्टेप हमने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया, कंपाइल करके वो मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, मशीन कोड में कन्वर्ट होकर वो आउटपुट फाइल आया। पहली फाइल .c बनी, .obj बनी, .exe बनी। 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर ने रोल प्ले किया, एडिटर, कंपाइलर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, सर ये तीनों आपस में जुड़े तो हैं लेकिन एक दूसरे को कॉल कैसे करेंगे? तो इसके लिए कमांड है, डोंट वरी, वो मैं बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे कि आप सोर्स कोड लिख के कंपाइलर को कैसे कॉल करोगे। नहीं तो ये अपने आप नहीं होगा। क्या आपने सोचा मैं तो लिख के बैठा हूं, कंपाइलर आएगा एग्जीक्यूशन करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इनको सबको आपस में कॉल करना पड़ेगा कि एडिटर ने, जैसे एडिटर का काम खत्म होगा हम कंपाइलर को कॉल करेंगे। लेकिन कैसे, वो सब अपन प्रैक्टिकल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। भाई पहले आप इंटरव्यू वाले क्वेश्चन तो समझ लो। IDE का मीनिंग समझ में आया, नंबर ऑफ फाइल कितनी बनती है ये बात समझ में आई, राइट। अब आपको क्या लगता है मुझे बताएं, 3 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, एक एडिटर, दूसरा कंपाइलर और तीसरी कंसोल स्क्रीन। आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? ठीक है, बहुत बोलना मुश्किल है क्योंकि तीनों के अपने अपने टास्क है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? एडिटर या कंपाइलर या कंसोल स्क्रीन? ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए सो दैट इज नथिंग बट कंपाइलर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपाइलर। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन हमारा बचा था ना, सर कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है और इसके जैसा ही एक और ट्रांसलेटर है, अभी हमने बात की थी इंटरप्रेटेटर। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर? कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर में क्या डिफरेंस है? तो आप समझना, कुछ लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटेटर को यूज करती हैं और कुछ लैंग्वेज दोनों को यूज करती हैं।
ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज केवल या तो कंपाइलर, जैसे हम बोलते हैं जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर, पाइथन यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर। हालांकि पाइथन के बारे में बोला जाता है इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन वो दोनों को यूज करता है, जावा दोनों को यूज करता है, सी एक को यूज करता है, फॉक्सप्रो एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वीबी वो इंटरप्रेटेटर को यूज करता है, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब एक प्रोग्राम आप ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर को दोगे, मान लो ये मेरा प्रोग्राम है एंड दिस प्रोग्राम कंटेन 100 लाइन, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस डिफरेंस को समझने के पहले हम कंपाइलर के थोड़े से टास्क की बात करते हैं, फिर ये डिफरेंस पे आते हैं। 2 मिनट और रुको, सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं ना अपन, 2 मिनट और रुको। पहले जो मैं चाह रहा हूं ना, मेरी सीक्वेंस एक बार समझ लो, फिर अपन आते हैं। सुनो क्योंकि हमारा कप ऑफ टी कंपाइलर है ना, तो अपन पहले कंपाइलर को समझ ले तो इंटरप्रेटेटर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉस इन तीनों एडिटर में से सबसे इंपॉर्टेंट काम किसने किया? कंपाइलर ने, ठीक है। अब क्या लगता है आपको, कंपाइलर आपकी मशीन पे क्या काम करता है? तो आप बोलोगे सर सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम, कि जब आप एक सोर्स कोड कंपाइलर को दोगे, और ये सी में नहीं हर लैंग्वेज में, मतलब ये लेक्चर सबके लिए कॉमन है, सब देख सकते हैं इसको, राइट, सब समझ सकते हैं। जब एक सोर्स कोड कंपाइलर को दिया जाता है तो जनरली आप किसी से भी पूछोगे ना कंपाइलर का काम क्या है, तो बोलेगा सर सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना, ठीक, ये कंपाइलर का काम है। लेकिन जो टास्क मैंने अभी आपको कंपाइलर का लिखा है यहाँ पे, ये कंपाइलर का सबसे लास्ट टास्क है। इसके पहले कंपाइलर इस प्रोग्राम के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, मतलब यही एक अकेला काम नहीं है जो कंपाइलर कर रहा है, ठीक है। इसके पहले भी कंपाइलर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपके प्रोग्राम के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। अब वो टास्क क्या है सुनना, कंपाइलर का सबसे पहला काम होता है द फर्स्ट टास्क, ये अपन बात कर रहे हैं टास्क ऑफ कंपाइलर फॉर अ प्रोग्राम, कि कंपाइलर आपके प्रोग्राम के लिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहला टास्क होता है कंपाइलर का एरर चेकिंग, एरर चेकिंग, ठीक है। द फर्स्ट टास्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर इज एरर चेकिंग। सबसे पहला काम होता है कंपाइलर का एरर चेकिंग, ठीक है। अब इस एरर चेकिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरर चेकिंग? मतलब यदि कंपाइलर आपके प्रोग्राम के लिए एरर चेक कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक। तो अब समझते हैं अपन एरर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन एरर। क्या लगता है आपको एरर मतलब क्या? बिल्कुल सही है, एरर को हिंदी में गलती ही बोलते हैं। जनरली बच्चे तो पूछते हैं एरर क्या है, तो बच्चे बोलते थे गलतियां। बिल्कुल सही, आपने सही बोला। एरर मीन्स द मिस्टेक्स जो हम करेंगे प्रोग्राम को बनाते टाइम, वो एरर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एक सी के प्रोग्राम में एरर की बात करते हैं, तो सी के प्रोग्राम में जनरली 2 टाइप की एरर आती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर ऑकर्स इन द सी प्रोग्राम। सबसे पहली एरर जो सी के प्रोग्राम में आती है उसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। दूसरी एरर का टाइप होता है लॉजिकल एरर, ठीक है, लॉजिकल एरर। और तीसरी एरर को बोलते हैं लिंकिंग एरर, लिंकिंग एरर। सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, लिंकिंग एरर। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, एरर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और लिंकिंग एरर, ये 3 टाइप की एरर आपको मिलेंगी जब आप एक सी का प्रोग्राम लिखोगे, राइट। इसी सिंटेक्स एरर को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। इसको कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। ये जो लॉजिकल एरर है, इसी को हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। अब इन 2 पे अपना फोकस है, लिंकिंग पे अपन थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर का ही नाम कंपाइल टाइम एरर भी है, और लॉजिकल एरर को ही हम रन टाइम एरर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब है कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर या सिंटेक्स एरर या लॉजिकल एरर? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटेक्स एरर। जैसे किसी थोड़े बहुत सी पढ़े हुए व्यक्ति से, है ना, द पर्सन वो नो द लिटिल बिट नॉलेज अबाउट सी, आप उससे पूछोगे ना सिंटेक्स एरर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंटेक्स एरर, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा
कि वो सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो जो एरर आती है वो सिंटैक्स एरर है। मतलब ये एक बहुत कॉमन आंसर आपको मिलेगा, देखना, पूछना कभी भी किसी कॉलेज में, स्कूल में किसी बच्चे से, वो सिंटैक्स एरर क्या होती है, तो वो यही आंसर देगा 90%, क्योंकि उसके प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा सिंटैक्स एरर इसी रीज़न से आई है। तो उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि सिंटैक्स एरर मतलब वो एरर जो सेमीकोलन के ना लगाने पर आती है ना। जैसे कई चीज़ें हमारे दिमाग में हमारी गलती है सेट हो गई है तो हमने उसको परमानेंटली नाम ही वही दे दिया है। बेटा सिंटैक्स एरर जो गलती एक बताइए ना, ऐसी 50 रीज़न से सिंटैक्स एरर प्रोग्राम में आ सकती है। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन ये है सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स एरर, राइट। तो सिंटैक्स एरर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द एरर विच ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर। सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन में क्या बोली है, द एरर विच ऑकर इन प्रोग्राम, विच ऑकर इन प्रोग्राम, समझना ध्यान से, ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर, ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर, वो एरर, द सिंटैक्स एरर मीन्स व्हाट, द विच ऑकर इन प्रोग्राम ड्यू टू रॉन्ग ग्रामर, वो एरर जो हमारे प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आती है, ठीक है, ये कहलाती है सिंटैक्स एरर। समझ में आई बात। अब क्या मतलब हुआ इसका कि एरर जो गलत ग्रामर के कारण हमारे प्रोग्राम में आ रही है वो सिंटैक्स एरर कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सर ग्रामर के कारण एरर आ रही है मतलब क्या, तो चलो डेफिनेशन क्या बोली हमने, वो एरर जो आपके प्रोग्राम में गलत ग्रामर के कारण आएगी वो सिंटैक्स एरर कहलाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है ग्रामर क्या होती है। अब ये तो पता है यार हमें, अरे ग्रामर पता है ना, हिंदी की ग्रामर जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, इंग्लिश की ग्रामर होती है, हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है, हर लैंग्वेज की ग्रामर है। हिंदी की ग्रामर है, एग्री करते हो, इंग्लिश की ग्रामर है, मराठी की ग्रामर है, हर लैंग्वेज की ग्रामर है। तो जैसे हिंदी की ग्रामर है, इंग्लिश की, मराठी की, तेलुगु की, तमिल की, ठीक है, वैसे ही सी की भी ग्रामर है क्योंकि ये भी लैंग्वेज है, C++ की भी ग्रामर है क्योंकि ये भी लैंग्वेज है, जावा की भी ग्रामर है क्योंकि ये भी लैंग्वेज है। ग्रामर का सिंपल सा मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। पढ़ा है ना आपने, ग्रामर मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। तो जैसे हिंदी को बोलने की ग्रामर है कि हिंदी को जब भी बोला जाएगा प्रॉपर ग्रामर के साथ बोला जाएगा। अगर किसी चलते फिरते आदमी को, आपके दोस्त को बोलोगे ये अच्छा लड़का था, अरे था क्या, वो अभी है, मतलब है को था बोलने में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब आपने ग्रामर गलत बोली है। कई बार होता है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, चलो, कि हो सकता है ये जितने वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सबकी इंग्लिश बिल्कुल फैंटास्टिक है, शानदार है, मुझे नहीं पता है, राइट। लेकिन एक जनरल टेंडेंसी मैं आपको बच्चों की बताता हूं कि यदि अभी मैं आपसे बोलूं कि बॉस एक काम करो, इंग्लिश के कोई 100 वर्ड आप अपनी कॉपी में लिखो, 100 वर्ड ऑफ इंग्लिश, कोई भी जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, फैन, टेबल, चेयर, पेन। मैं आपको बोलता हूं बॉस, अगर आप 100 सोचोगे ना तो विद इन एन आवर आप कम से कम 500 वर्ड आप लिख दोगे बिना किसी बुक को देखे। मतलब 500 वर्ड आपके दिमाग में इंग्लिश के हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। डोंट टेक इट इन दैट वे, ये एग्जांपल किसी के लिए नहीं है, जनरल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है हमारी तो, राइट, आपकी भी, मेरी भी, सबकी अच्छी है, राइट। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो था ना, स्टूडेंट माइंडसेट, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 500 वर्ड आपके दिमाग में है, लेकिन अब मैंने आपको बोला कि चलो यार, वेरी नाइस यार, क्या बढ़िया बच्चे हो यार, 500 वर्ड आपके दिमाग में, चलो अब अपन आज के बाद इंग्लिश में बात करेंगे, अगले 2 घंटे हम हिंदी बोलेंगे ही नहीं, हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो अब थोड़ा टेंशन होना शुरू हो जाएगा। टेंशन क्यों होगा, 500 वर्ड तो हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है अपन उनकी बात कर रहे हैं, जिसकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी वीक है वो भी इंप्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंशन क्या होता है पता है बच्चों को, टेंशन ये है कि सर 500 वर्ड तो हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में घबराहट क्यों होती है, क्योंकि आधा दिमाग तो ये लगता है या कुड लगेगा कि वुड लगेगा कि हैडबिन लगेगा कि हैजबिन लगेगा कि वॉज लगेगा कि वेयर लगेगा, और उस चक्कर में सारी इंग्लिश गलत हो जाती है। क्योंकि आपको ये पता है कि यदि ग्रामर गलत बोलोगे तो इंग्लिश गलत ही होगी। तो जैसे इंग्लिश को प्रॉपर बोलने के लिए ग्रामर सही होनी चाहिए, वैसे ही सी को प्रॉपर बोलने के लिए सी की ग्रामर सही होनी चाहिए, मतलब सी के रूल्स, ग्रामर मतलब रूल्स है ना। तो अगर आप सी के रूल्स को प्रॉपरली, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को प्रॉपरली सी के रूल्स के साथ नहीं लिखोगे,
अब रूल क्या बोलते हैं, अभी अपन कोडिंग में देखेंगे, इंस्ट्रक्शन को लिखते टाइम हर प्रोग्राम सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी है, तो कुछ मैं बता रहा हूँ। डबल कोट्स अगर आपने ओपन किया तो यू शुड क्लोज इट, ऐसे सिंगल कोट कहीं यूज हुआ है, हैश लिखा, सब कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी 1000 मिस्टेक्स हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर इनमें से हमने कोई भी गलती करी तो हमारे प्रोग्राम में जो एरर आएगी वो एरर आएगी सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब ये एरर कब आएगी? जब आप आपका प्रोग्राम सोर्स कोड लिखोगे, और जब ये सोर्स कोड किसको दोगे? कंपाइलर को। जब ये सोर्स कोड आप कंपाइलर को दोगे तो कंपाइलर मशीन कोड ट्रांसलेट करने के पहले आपके प्रोग्राम में कौन सी एरर चेक करेगा? सिंटैक्स एरर। आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर को कौन चेक करता है? तो सिंटैक्स एरर को चेक करता है कंपाइलर। यह कंपाइलर का पहला काम। एरर मैंने आपको 3 टाइप की बताई है, लेकिन कंपाइलर जिस एरर को चेक करता है वो सिंटैक्स एरर कहलाती है। मतलब सिंटैक्स एरर अगर आपके प्रोग्राम में कुछ भी हुई तो बाकायदा कंपाइलर आपको बता देगा कि आपके प्रोग्राम में ये सिंटैक्स एरर है। समझ में बात? तो कंपाइलर का पहला काम क्या है? टू फाइंड आउट द सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम, राइट। अब व्हाई दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर? ये जो एरर अभी मैंने बोली है इसको कंपाइल टाइम एरर क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन समझो आप ना। बहुत ये पूरा लेक्चर जो आज है ना, मैं एक साथ इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूं। कंटिन्यूशन में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय आईडीई, व्हाट डू मीन बाय एरर, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, लॉजिकल एरर किसको बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर क्या होती है, सिंटैक्स एरर क्या होती है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो अलग अलग इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। व्हाट माय पॉइंट? तो अब आप देखो, जो हम बात कर रहे थे कि व्हाई दिस एरर इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर, तो फिर से सी का प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूशन देखते हैं। सोर्स कोड डॉट सी, नेक्स्ट स्टेप में सोर्स कोड को क्या किया हमने? कंपाइल। जब कंपाइल किया तो ये कन्वर्ट हुआ मशीन कोड में। मशीन कोड को हमने रन किया तो आया प्रोग्राम का आउटपुट, और ये फाइल है .exe, ये हमारा कोड एग्जीक्यूशन है, राइट। हम बात कर रहे थे टास्क ऑफ कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर कितने काम करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में सबसे पहला काम करेगा एरर चेकिंग। जो एरर चेकिंग कंपाइलर करता है उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं, लेकिन उसी का नाम कंपाइल टाइम एरर भी है। तो क्यों है कंपाइल टाइम एरर? तो आप देखो, जब एक प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाता है तो यह भी अक्सर पूछा जाता है प्रोग्राम कितने इन्वायरमेंट में से निकल रहा है। तो आपका सी का प्रोग्राम जब इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचेगा तो 2 इन्वायरमेंट में से पहुंचेगा। 2 इन्वायरमेंट है जहां से आपका प्रोग्राम इनपुट से आउटपुट तक जाएगा। एक प्रोग्राम को सोर्स कोड का मशीन कोड ट्रांसलेट होना, जैसे ही आपने सोर्स कोड लिखा, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, कंपाइल होकर ये किस में कन्वर्ट हो गया? मशीन कोड में। तो एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से ट्रांसलेट होकर मशीन कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। मतलब एक प्रोग्राम का सोर्स कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में आना, मतलब .c से .obj फाइल बनना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होके आउटपुट में आना, और जब तक आउटपुट चल रहा है तब तक आउटपुट में रहना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट। तो एक सी का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जब पहुंचता है तो 2 एनवायरनमेंट में से निकलता है, एक कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट और एक रन टाइम एनवायरनमेंट। प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर कब आई, किसने चेक की? सिंटैक्स एरर आपके प्रोग्राम में आई है इस समय जब आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आ रहा है, इस समय सिंटैक्स एरर आ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, है ना। जो अभी हमने बोला कि वाई सिंटैक्स एरर, इस समय सिंटैक्स एरर आती है। सिंटैक्स एरर कब आती है? जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और जब ये कंपाइल हुआ इस समय एरर आई, तो इसीलिए इसको कौन सी एरर बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंटैक्स एरर है वही कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। गॉट माय पॉइंट? ठीक। और दूसरी एरर अभी हम बात करने वाले हैं रन टाइम एरर। ठीक, ये रन टाइम एरर कंपाइलर चेक नहीं करेगा, उसका रीजन आप समझो। देखो आप, अब जो हम बात कर रहे थे, सुनना, यदि आपके प्रोग्राम में आपने सोर्स कोड लिखा,
मान लो आपने 100 लाइन का सोर्स कोड लिखा, लेकिन अगर इस 100 लाइन के सोर्स कोड में एक भी लाइन में सिंटैक्स एरर है, मान लो आपने आपका 20 लाइन ओके है, 21 नंबर की लाइन में आपकी एरर है, तो ध्यान से सुनना, कंपाइलर एक भी मशीन कोड ट्रांसलेट नहीं करेगा। यदि आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटैक्स एरर है, चाहे वो किसी भी लाइन पे है, यदि ये 100 लाइन का प्रोग्राम मैं कंपाइलर को दे रहा हूं ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये 100 लाइन का प्रोग्राम दूंगा कैसे उसको? एक फाइल बना के, है ना, एक फाइल .c की एक फाइल बनाएंगे और वो उसको दे देंगे। तो उसके लिए पूरी फाइल मतलब एक पेज है, इट्स अ पेज। तो कंपाइलर को जब कोई फाइल दी जाती है तो कंपाइलर उसको कैसे ट्रांसलेट करता है? पेज वाइज। कंपाइलर के लिए एक प्रोग्राम मतलब एक पेज। तो कंपाइलर क्या करेगा? आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा, लेकिन उसके पहले वो कौन सी एरर चेक करेगा? सिंटैक्स एरर। यदि उसको एक भी सिंटैक्स एरर मिली, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, आपका प्रोग्राम सोर्स कोड से मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करेगा। दिस प्रोग्राम नेवर ट्रांसलेट फ्रॉम सोर्स कोड टू मशीन कोड। समझ में ही बात? इसका मतलब है, इसको बोलते हैं पेज वाइज ट्रांसलेशन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड पेज वाइज ट्रांसलेशन। तो कंपाइलर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बोलते हैं कंपाइलर पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। गॉट माय पॉइंट? तो कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, पेज वाइज ट्रांसलेशन, ये समझ में आया कि जब एक सोर्स कोड कंपाइलर को दिया तो उसने पहला काम किया, उसमें सिंटैक्स एरर चेक की। यदि उसको सिंटैक्स एरर मिली तो आपका प्रोग्राम मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, सुनना आप ध्यान से। अब सेकेंड स्टेप पे सुनना। अभी जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे ना, तो कई बार आपके कमेंट्स आएंगे मेरे पास कि सर प्रोग्राम आउटपुट तो दे रहा है, जैसे अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस परफॉर्म करना है, तो पता है आप कई बार मेरे पास आओगे, आप कमेंट करोगे, ठीक है सर प्रोग्राम आउटपुट शो कर रहा है। वेरी गुड, आउटपुट आ रहा है। इससे एक बात समझ में आती है, यदि आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ रहा है, इट मीन्स आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ये तो मान लिया आपने बात, क्योंकि सिंटैक्स एरर होगी तो यहां से ही यहां ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो आगे जाने की तो बात ही नहीं हो रही। फिर यदि आपका प्रोग्राम यहां तक पहुंच रहा है, इट मीन्स आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। लेकिन आप अगली लाइन पता है क्या बोलोगे? सर आउटपुट गलत आ रहा है, कि जो आपने क्वेश्चन दिया आउटपुट वैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आउटपुट गलत आ रहा है तो इसका मतलब है एरर तो है, पर अब जो एरर आपके प्रोग्राम में है, अब वो सिंटैक्स एरर नहीं है, वो लॉजिकल एरर है जो रन टाइम पे आई है। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब क्या? जो गलत लॉजिक के कारण आपके प्रोग्राम में आई है। एक प्रोग्राम बनाने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैंने आपसे बोला 2 नंबर को ऐड करो, अब आपने क्या किया? 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपने प्लस की जगह अगर इंटू लिख दिया तो ये गलत लॉजिक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको बोला 2 नंबर में से ग्रेटर का प्रोग्राम बनाओ, अब आपने लॉजिक लगा दिया और 2 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम बना दिया, तो लॉजिक गलत होगा तो आउटपुट भी गलत आएगा। और इसमें कंपाइलर कोई थोड़ी ना हेल्प करेगा। लॉजिक सीखने के लिए तो हम ये पूरा सी सीख रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि सी आप क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपको लॉजिक इंप्रूव करना है। तो लॉजिकल एरर कोई हेल्प नहीं करेगा। लॉजिकल एरर आपको खुद को सॉल्व करनी है, हमें सॉल्व करनी है। इसीलिए तो हम लॉजिक पढ़ रहे हैं कि आज हमें नहीं पता है कि बस रिवर्स ऑफ नंबर का लॉजिक क्या है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो लॉजिक लिख देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट द एरर टाइप। तो कंपाइलर क्या है समझ में आया? कंपाइलर का टास्क समझ में आया आपको कि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में सबसे पहला काम करता है एरर चेकिंग। ये सबसे पहला काम है कंपाइलर का। और कौन सी एरर चेकिंग करता है? सिंटैक्स एरर। कंपाइलर सबसे पहले सिंटैक्स एरर चेक करता है, लेकिन एरर 3 टाइप की होती है जो भी हमने बात की। ओके, तो ये तो कंपाइलर का पहला काम हुआ, सिंटैक्स एरर चेक करना। इसके अलावा कंपाइलर के और भी इंपॉर्टेंट काम है ना। सबसे पहला काम क्या है? एरर चेकिंग। ये कंपाइलर का पहला टास्क हमने देखा एरर। कौन सी एरर? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर चेक, ठीक। लेकिन इसके बाद कंपाइलर का दूसरा टास्क क्या होता है? व्हाट इज द सेकेंड टास्क ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर का दूसरा टास्क होता है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन फॉर
यू कैन से दैट आइडेंटिफायर्स। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आ गया, मेमोरी एलोकेशन फॉर आइडेंटिफायर। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो जब अभी हम सी का कोड लिखेंगे ना, तब आपको ये कंपाइलर का सेकंड टास्क समझ में आएगा, क्योंकि जो आइडेंटिफायर के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल्स, फंक्शन, अरे, इनके नाम जब रखे जाते हैं तो वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा सेकंड टास्क के लिए, ठीक है। और तीसरा टास्क जो कंपाइलर का है वो है कोड कन्वर्जन। कोड कन्वर्जन जो अभी मैंने आपको बताया कि कंपाइलर का जो फाइनल टास्क है वो है कोड कन्वर्जन। कोड कन्वर्जन मतलब सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना मशीन कोड में। सो दिस इज द मेजर 3 टास्क डन बाय द कंपाइलर। सबसे पहले सिंटेक्स एरर चेकिंग, सेकंड मेमोरी एलोकेशन फॉर आइडेंटिफायर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, एंड थर्ड कोड कन्वर्जन। तो ये कंपाइलर के 3 मेजर टास्क हैं जो हमने अभी यहां पे डिस्कस करें। अब आपको अगर ये टास्क समझ में आए हैं, ठीक है, तो अब आप इजीली समझ सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। हालांकि सी कंपाइलर को यूज करता है, लेकिन जैसे हमने अभी बात की थी ना कि एक ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर और दूसरा ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। ठीक, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में पहला डिफरेंस क्या है? अभी हमने क्या बोला था, कंपाइलर पेज वाइज ट्रांसलेट करता है। जब भी आप एक कोड कंपाइलर को दोगे तो कंपाइलर इस कोड को कैसे ट्रांसलेट करेगा? पेज वाइज। पेज वाइज मतलब एक भी एरर अगर पेज में है तो आपका कोड ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर कोड ट्रांसलेशन करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर कोड ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। वो आपके कोड को, अभी बात करूंगा, फिर टेक्निकल टर्म आ जाएगा कि इंटरप्रेटर हमारे कोड को सबरूटीन में कन्वर्ट कर देता है और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का मतलब, यदि मान लो आपने 100 लाइन ऑफ कोड लिखा, यहां क्या था, यहां अगर आपने 100 लाइन ऑफ कोड लिखा, ये पेज वाइज ट्रांसलेशन है, पूरा पेज एक साथ ट्रांसलेट होगा, एक भी एरर हुई तो आउटपुट एक का भी नहीं आएगा। यहां पर क्या है, लाइन बाय लाइन मतलब, मान लो ये लाइन है, पहली लाइन आउटपुट शो करो, सेकेंड लाइन आउटपुट शो करो, थर्ड लाइन आउटपुट शो करो, 4 लाइन में एरर है, स्टॉप हो जाओ। ये होता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। तो इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर करता है, ट्रांसलेशन कर रहा है, वो कैसा कर रहा है? लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर को ट्रांसलेशन कैसे कर रहा है? पेज वाइज। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सेकेंड डिफरेंस वो ये है कि किसी भी लैंग्वेज में अगर कोड ट्रांसलेशन कंपाइलर के थ्रू हो रहा है, ठीक है, मान लो अगर एक लैंग्वेज है सी, अब सी में कोड ट्रांसलेशन कंपाइलर के थ्रू हो रहा है, तो कंपाइलर जब भी किसी लैंग्वेज में कोड ट्रांसलेट करेगा, 100% ट्रांसलेटेड कोड किसी न किसी फाइल में जरूर स्टोर होगा। मतलब कहने का ये कि कंपाइलर जिस भी लैंग्वेज में कोड ट्रांसलेट करता है, जब सोर्स कोड कंपाइलर को दिया जाता है तो वो ट्रांसलेट करने के बाद सोर्स कोड को किसी न किसी फाइल में जरूर स्टोर करता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये सोर्स कोड, मैं अलग अलग बात करता हूं, सोर्स कोड, कंपाइलर, ये देखो, ये सोर्स कोड किसको दिया? कंपाइलर को, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट कोड जो भी अभी अपन बात करते हैं, अगर ये सी है तो सी का सोर्स कोड जब कंपाइलर को दिया तो क्या किया उसने? पूरे सोर्स कोड को किस में ट्रांसलेट किया? मशीन कोड में। और कौन सी फाइल बना दी? .obj। ये देखो आप, .obj फाइल बनी। अगर लैंग्वेज सी है तो, यदि यही पाइथन होता तो पाइथन की सोर्स कोड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता? .py। कंपाइलर को दिया, ये कौन सी फाइल बना देगा? .pyc। ये देखो आप, ये सेकंड कंपाइलेशन की फाइल बनी। यदि यही लैंग्वेज .java है, यदि आपने सोर्स कोड दिया तो ये कौन सी फाइल बना देगा? .class। देखो आप, फाइल बनी। मतलब यदि किसी लैंग्वेज का कोड ट्रांसलेशन कंपाइलर के थ्रू हो रहा है तो 100% कोड ट्रांसलेशन के बाद कोई ना कोई फाइल बनेगी। और जब ये फाइल बनेगी, क्यों? क्योंकि वो कंपाइलर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। C.obj फाइल बनाता है, java.class फाइल बनाता है, python.pyc फाइल बनाता है, क्योंकि ये सेकंड फीचर है कंपाइलर का कि ये हमेशा कोड ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेटेड कोड किसी न किसी फाइल में जरूर स्टोर करता है। ट्रांसलेटेड कोड मस्ट बी स्टोर इन अ फाइल, ये सेकंड
ट्रांसलेटेड कोड जो होगा, ट्रांसलेटेड कोड स्टोर इन अ फाइल, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो। लेकिन इंटरप्रेटेटर में कि ऐसा कभी नहीं होगा। इंटरप्रेटेटर का कोड ट्रांसलेशन जब होता है तो ट्रांसलेटेड कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है और सीधे आउटपुट शो करता है। सी का ट्रांसलेटेड कोड कभी भी किसी फाइल में स्टोर नहीं होता है, यह ध्यान रखना बात। सॉरी, यदि किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर यूज हो रहा है तो ट्रांसलेटेड कोड कभी कोई फाइल नहीं बनाएगा। ट्रांसलेटेड कोड विल नॉट क्रिएट एनी फाइल, जबकि कंपाइलर हमेशा फाइल क्रिएट करता है। कंपाइलर इज ऑलवेज क्रिएट अ फाइल आफ्टर ट्रांसलेशन, लेकिन इंटरप्रेटेटर नेवर क्रिएट। इसका आउटपुट, इसका एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट सीधे आउटपुट में आता है, लेकिन आउटपुट किसी फाइल में स्टोर नहीं होता है। समझ में ही बात? तो दीज आर द टू मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर। की कंपाइलर पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। ट्रांसलेटेड कोड स्टोर इन अ फाइल एंड दिस इज नॉट हियर। हियर ट्रांसलेटेड कोड कैन नॉट स्टोर इन एनी फाइल। इंटरप्रेटेटर कभी कोई फाइल नहीं बनाता है। तो दिस इज द टू डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। और आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके कंटेंट को जरूर पढ़ें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे जाके इसके कंटेंट को जरूर आप देखें। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन ये लेक्चर्स आप जरूर देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो आई होप गाइज यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर। व्हाट इज एक्चुअली हमने आज बात की हाउ के बारे में। हमने वाई डिस्कस कर लिया, हमने व्हाट इज डिस्कस कर लिया, और हाउ अब हमारा चल रहा है कि हाउ टू राइट ए प्रोग्रामिंग इन सी। तो हमने सी के कोड एग्जीक्यूशन को समझा, सी का प्रोग्राम में कोड एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा ये हमने समझा। कंपाइलर इंटरप्रेटेटर क्या होता है ये हमने समझा। ठीक है, एडिट आईडी का मतलब क्या होता है ये हमने समझा। टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं ये हमने समझा। दैट ऑल थिंग्स जो कि एक बेसिक नीड है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने की, कि आप जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले एटलीस्ट यू शुड हैव दिस मच नॉलेज। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखें। ठीक है, चलिए सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर लाइक बिल्कुल करना है। थैंक यू।